एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन केस लॉ के बारे में, जो इस बात को क्लियर करता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशंस का यूज़ करके किया गया हो तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कहाँ अराइज होगा। इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है टेलीफोन, मोबाइल या फिर ऐसे चैट्स जिसमें दो लोग एक दूसरे के सवाल का तुरंत आंसर दे सकते हो, जैसे कि हम लोग फ़ोन पे भी एक दूसरे से बात करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर जो पर्सन ऑफ़र दे रहा है वो किसी दूसरे सिटी या कंट्री में है और जो पर्सन उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा वो किसी दूसरी सिटी या कंट्री में है, तो ऐसी कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन दोनों ही जगहों में से कौन सी जगह पे अराइज होगा, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो इन दोनों में से कौन सी जगह पर कंप्लीट होगा, इसी क्वेश्चन का आंसर करता है ये केस लॉ। अब शायद आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि हमें ये जानने की ज़रूरत क्यों है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कौन सी जगह पे कंप्लीट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के किसी कंडीशन को लेकर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उसके लिए किस जगह के कोर्ट के पास उस जो प्रॉब्लम है उसे एंटरटेन करने का जुरिस्डिक्शन होगा। इससे पहले हमने जो एडम्स वर्सेस लिंडसेल का केस लॉ समझा था उसने भी इसी बात को आंसर किया था कि अगर दो पर्सन अलग अलग जगह से ऑफ़र और एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सी जगह पे कंप्लीट होगा, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में अराइज होने वाले किसी डिस्प्यूट का ज्यूरिसडिक्शन कौन सी जगह के कोर्ट के पास होगा। लेकिन इस केस लॉ में इसने पोस्टल कम्युनिकेशन के दौरान कोई कॉन्ट्रैक्ट कौन सी जगह पे कंप्लीट होगा इसका आंसर किया था, और इसका आंसर करते हुए ये बताया था कि इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग जैसे ही कोई एक्सेप्टर अपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर देता है वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाता है। और वहीं सेक्शन 4 का पैरा 2 समझते हुए हमने ये समझा था कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जैसे ही एक्सेप्टर अपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट करता है वैसे ही वहाँ पे प्रपोज़र केवल बाउंड हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और जैसे ही वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोज़र रिसीव करता है तब वो एक्सेप्टर बाउंड होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन क्योंकि प्रपोज़र ने प्रपोज़ल दिया था और एक्सेप्टर ने अपने लेटर को पोस्ट किया, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका है क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है। इसलिए फिर चाहे इंग्लिश लॉ हो या फिर इंडियन लॉ, इन दोनों ही लॉज में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसी जगह पे अराइज होगा जहाँ पे उस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया गया हो। जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वहीं कंप्लीट होगा जहाँ पे एक्सेप्टर रहता है या फिर जिस पते पर प्रपोज़ल भेजा गया है, क्योंकि प्रपोज़ल तो प्रपोज़र उसी पते पे भेजेगा जहाँ पर एक्सेप्टर रहता हो ताकि उसे उसका जो प्रपोज़ल है वो मिल जाए। लेकिन ये केस लॉ, जैसे कि हमने पहले बताया, केवल पोस्टल कम्युनिकेशन का आंसर देता था, और शायद उतने पुराने समय में कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक वक्त टेक्नोलॉजी इतने आगे होगी कि दो अलग अलग कंट्रीज़ में बैठे लोग भी एक दूसरे को देख कर बात कर सकेंगे वीडियो कॉलिंग के ज़रिए। यहाँ तक कि अब तो क्लासेस भी ऑनलाइन चलती हैं और यूट्यूब के ज़रिए भी हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो इंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए ऑफर और एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन से बना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें ये बात क्लियर हुआ कि ऐसे किसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट किस जगह पर फॉर्म होगा। तो चलिए अब हम इस केस लॉ के फैक्ट को समझ लेते हैं। इस केस लॉ में इंटोर्स लिमिटेड एक लंदन बेस्ड कंपनी होती है जो कि प्लेंटिफ है, और वहीं डिफेंडेंट माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन हॉलैंड बेस्ड कंपनी होती है। एक दिन इंटोर्स लिमिटेड ने माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन को ये ऑफ़र दिया कि वो उस कंपनी से कुछ कॉपर कैथोड्स खरीदना चाहता है, और ये जो ऑफ़र है ये इंटोर्स लिमिटेड ने टेलेक्स के ज़रिए दिया, जो कि एक इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि एक तरह से फैक्स मशीन की तरह होता है जिसमें कीबोर्ड्स लगे होते हैं, जहाँ पे मैसेज टाइप करने पर हमने जिसके लिए वो मैसेज टाइप किया है उसे वो मैसेज तुरंत मिल जाता है।
और इस ऑफ़र को देने के बाद माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन को वो ऑफ़र तुरंत मिल जाता है और माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए टेलेक्स के ज़रिए ही अपना एक्सेप्टेंस इंटोर्स लिमिटेड को लंदन में भेज देती है और इस तरह से यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद कुछ कारणों से माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन इंटोर्स लिमिटेड को कॉपर कैथोड्स की डिलीवरी नहीं कर पाती है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्योंकि माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन जो कि डिफेंडेंट है उसने कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस को परफॉर्म ही नहीं किया। और फिर क्योंकि ये एक इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन था तो इसमें तो ये बात क्लियर थी ही नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस का सूट हम किस जगह के कोर्ट में फाइल करें, फिर वो हॉलैंड होगा या फिर वो लंदन। तो इंटोर्स लिमिटेड ने इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो केस लॉ है वो लंदन के ही एक कोर्ट में फाइल कर दिया। तो यहाँ पर कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि इस केस के लिए ज्यूरिसडिक्शन कौन से जगह के कोर्ट के पास है, लंदन के कोर्ट के पास या फिर हॉलैंड के कोर्ट के पास। और इसके हेड ने इसी बात को आंसर किया। इस केस का जो जजमेंट है वो लॉर्ड जस्टिस डेनिंग ने दिया और अपना जजमेंट देते हुए उन्होंने ये कहा कि टेलेक्स जो है वो इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, इसलिए हम इस पर पोस्टल कम्युनिकेशन के रूल्स को नहीं लगा सकते। क्योंकि उनका ये कहना था कि जब ये जो पोस्टल कम्युनिकेशन के रूल्स बने थे उस वक्त लॉ मेकर्स ने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि एक वक्त में टेक्नोलॉजी इतनी आगे होगी। तो उनका ये कहना था आगे जाकर, क्योंकि हमें ये पता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी अराइज होता है जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। तो उन्होंने ये कहा कि इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में फिर वो मोड चाहे जो भी हो, अगर ऐसी किसी मोड से अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होता है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब पूरा होगा जब जो प्रपोज़र है यानी कि जिस पर्सन ने प्रपोज़ल दिया है जब वो उस एक्सेप्टेंस को सुन ले, यानी कि उस एक्सेप्टेंस को रिसीव कर ले। जाहिर सी बात है कि अगर एक्सेप्टेंस को रिसीव करने के बाद ही कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो उसी जगह कंप्लीट होगा जहाँ पे प्रपोज़र खुद रहता है। तो इस केस लॉ में जो प्रपोज़र है वो लंदन बेस्ड इंटोर्स लिमिटेड कंपनी थी, इसलिए उन्होंने अपने हेल्ड में कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लंदन में ही कंप्लीट हुआ है, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी भी केस को एंटरटेन करने का जुरिस्डिक्शन भी लंदन के कोर्ट के ही पास है। और अपने इस जजमेंट को देते हुए लॉर्ड जस्टिस डेनिंग ने 2 एग्जाम्पल्स भी दिए। अपने पहले एग्जाम्पल में जस्टिस डेनिंग ने कहा कि हम मान लेते हैं कि एक नदी के 2 छोर पर 2 पर्सन्स खड़े हैं, जिनमें से पर्सन 1 ने पर्सन 2 को चिल्लाकर कोई ऑफ़र दिया और उस ऑफ़र को पर्सन 2 ने सुना और फिर उसने उस ऑफ़र के एक्सेप्टेंस के लिए चिल्लाकर अपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर रहा था। उसी वक्त वहाँ ऊपर से एक एरोप्लेन गुजरता है। अब हमने देखा ही है कि एरोप्लेन के गुजरने पे आवाज़ कितनी तेज़ होती है, तो उनका कहना था कि उस एरोप्लेन की आवाज़ के कारण पर्सन 2 का जो एक्सेप्टेंस था उसे पर्सन 1 ने सुना ही नहीं। तो उनका कहना है कि अगर यहाँ पे पर्सन 2 सचमुच इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करके एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहता है तो यहाँ पे उसकी ये ड्यूटी है कि वो पहले उस एरोप्लेन के वहाँ से गुजरने का इंतज़ार करे और फिर उसके बाद वो अपने एक्सेप्टेंस को दोबारा चिल्लाकर बताए पर्सन 1 को। और जब वो दोबारा अपने एक्सेप्टेंस को बोलेगा और जब उस एक्सेप्टेंस को पर्सन 1 सुनेगा वहाँ पे तब एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, न कि तब जब वो चिल्ला रहा था अपने एक्सेप्टेंस को और एरोप्लेन की आवाज़ के कारण पर्सन 1 उसकी आवाज़ को सुन ही नहीं पाया। और अपने दूसरे एग्जाम्पल में उन्होंने कहा कि हम मान लेते हैं कि 2 पर्सन्स अलग अलग जगह से टेलीफोन के ज़रिए या फिर फ़ोन के ज़रिए ऑफ़र और एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करते हैं। तो ऑफ़र मिलने के बाद दूसरे पर्सन ने जब अपना एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट किया तो उसी वक्त बीच में किसी कारण से नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण फ़ोन कट हो गया। तो यहाँ पर तो वैसे तो ये जो फ़ोन का कट होना था ये उस एक्सेप्टर के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन उसे ये बात तो समझ में आ गई होगी कि फ़ोन बीच में कटा है।
क्योंकि जस्टिस डेनिंग का ये कहना था कि यूजुअली जब भी कोई पर्सन फ़ोन रखता है या फिर फ़ोन को काटता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोलता है जिससे सामने वाले को ये पता चलता है कि हाँ अब वो फ़ोन रखने जा रहा है। पर यहाँ पे तो फ़ोन जिस तरह से कटा है वो साफ तौर पे बीच में कटा है। तो उनका कहना है कि अगर वो पर्सन सचमुच इस कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहता है तो फिर यहाँ पर वो उसे वापस कॉल करना होगा और अपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना होगा। और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये बात ठीक भी है, क्योंकि जब लेटर के ज़रिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करते हैं तो यहाँ पे लेटर पोस्ट करने के बाद वो लेटर एक्सेप्टर के कंट्रोल से बाहर होती है। अब अगर वो लेटर पोस्ट ऑफिस की किसी गलती के कारण डिलीवर नहीं होता तो उसमें एक्सेप्टर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे भी उसके बोलने पर उसका जो एक्सेप्टेंस है वो दूसरा पर्सन कुछ ऐसे रीजंस के कारण से नहीं सुन पाया जो एक्सेप्टर के हाथ में नहीं है, जैसे कि एरोप्लेन का गुजरना या फिर नेटवर्क का चला जाना। लेकिन उसे ये बात पता है और जो प्रॉब्लम है इसे फिक्स करना भी एक्सेप्टर के हाथ में है, वो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है। इसलिए ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ठीक भी हैं। लेकिन इस जजमेंट के अगेंस्ट में भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसे हम अपनी अगली वीडियो में समझेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन से अगर कोई ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होता है तो उसके लिए इंडियन लॉ क्या है, क्योंकि इस केस लॉ ने तो केवल इंग्लिश एस्पेक्ट को क्लियर किया और उसी में हम ये जो जजमेंट है इसके अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हें भी समझेंगे। एक्सेप्टेंस से रिलेटेड बाकी के सारे केस लॉज देखने के लिए आप राइट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू योर एजुकेशन हब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।